हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों ये हम लोग का 16वां सेशन है। इससे पहले हम लोग 15 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेशन में हम लोग 3 तरह के एग्जाम्स को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो बीपीएससी टीचर वैकेंसी के लिए, उसके बाद सीटेट 1 to 5 मैथ्स के लिए और सीटेट 6 to 8 के लिए भी मैथ्स के लिए। तो आप लोग सभी कोई अच्छे से क्वेश्चंस को देखिए और अटेम्प्ट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और यह क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है मैं 2000 से छोटी एक 4 अंकों की संख्या हूं। मेरा पहला अंक ब्रैकेट में दिया गया है बाएं से तीसरे अंक का 1/4 है तथा अंतिम अंक प्रथम अंक का 8 गुना है। यदि प्रथम 3 अंकों का योग 7 है तो मेरी पहचान कीजिए। देखिए ऐसा सवाल दोस्तों सीटेट में या फिर टीचर बहाली में बहुत पहले से आता जा रहा है, लेकिन पहले जो क्वेश्चंस आते थे उसमें होता था कि मैं 5 दहाई या 7 दहाई या फिर 6 दहाई ऐसे बोलता था कि मैं 5 दहाई से बड़ा 6 दहाई से छोटा हूं। तो ऐसा सवाल पहले आता था। अब दोस्तों क्वेश्चन का थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया है और क्वेश्चन को ऐसे पेश कर रहा है। आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 2481 ये पहला ऑप्शन है। 1842 फिर है दोस्तों 1428 और फिर है 1248। देखिए इसमें क्या करना है कि आपको कोई भी इक्वेशन सेट नहीं करना है और ना ही एक्स वाई मानना है। डायरेक्ट आपको जो दिए गए कंडीशन है उसके अनुसार से क्वेश्चन को चेक करना है बस। सबसे पहला कहता है कि मैं 2000 से छोटी एक 4 अंक, यानी पहला ऑप्शन आपका कट जाएगा क्योंकि ये 2000 से बड़ा है। ठीक है दोस्तों। अगला कहता है मेरा पहला अंक बाएं से। दोस्तों देखिए ये हो गया आपका बायां, ये लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो बायां से दोस्तों पहला जो अंक है वो कहता है तीसरे अंक का 1/4। अब इसको देखिए एकदम सिंपल भाषा में समझिए। आपको 1/4 या 1/3 करने काम नहीं है। आप ऐसा समझिए कि 1/4 मतलब होता है 4 में से 1। ओके दोस्तों, क्या होता है 4 में से 1, यानी पहला अंक जो है वो तीसरे अंक का 4 में से 1 होना चाहिए, यानी कि तीसरा 4 होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन कट गया। अब बचा हमारे पास बी और बचा डी। फिर आगे कहता है कि अंतिम अंक, यानी ये वाला जो अंक है अंतिम अंक कहता है कि प्रथम अंक का 8 गुना होना चाहिए। अब देखिए क्या ये प्रथम अंक का 8 गुना है? नहीं है। बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर, क्योंकि प्रथम अंक का क्या है 8 गुना है। ठीक है। फिर कहता है कि अगर हम शुरू से 3 अंकों को जोड़ते हैं, क्वेश्चन आगे पढ़ के देखिए, अगर शुरू के 3 अंकों को जोड़ते हैं तो योग 7 आना चाहिए। 4 2 6 और 1 7, सारे कंडीशन मैच करता है। तो हमारा ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही आराम से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है किसी बाढ़ राहत कैंप में 15 परिवार थे। इस परिवारों में 300 किलोग्राम चावल को बांटा जाना है। यदि इस सामग्री को सभी परिवारों में समान रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक परिवार को कितना कितना चावल मिलेगा। देखिए बाढ़ राहत में कुल कितने परिवार हैं? तो भाई 15 परिवार हैं और 15 परिवारों में इक्वली बांटना है। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी समान रूप से बांटने की बात हो या फिर इक्वल रूप से बांटने की बात हो तो समझ जाना कि हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। और टोटल मात्रा कितना है? 300 केजी है। तो 300 केजी को अगर हम 15 से भाग करेंगे तो हमारा मान आएगा 20, यानी एक एक परिवार को 20 केजी करके जो राशन है वो मिलने वाली है। देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 20 केजी। दोस्तों ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है ये अनुपात और एलसीएम एचसीएफ इन दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलसीएम टॉपिक में एक फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये उसी से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का जो 11:17 के अनुपात में है, एलसीएम 4675 है। ये संख्याएं क्रमशः क्या हैं? ठीक है, दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं ए है और एक बी है, 11:17 में है।
अब कहता है कि भाई इसका जो है एलसीएम कितना है 4675, तो बताना है कि वो संख्याएं क्रमशः क्या हैं। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करें आप, एचसीएफ को मान लीजिए। अगर हम मान लेते हैं एचसीएफ, तो ध्यान रखिए दोस्तों कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ सामान्य भाषा में आप कहेंगे कॉमन। आपसे कोई भी आदमी पूछ दिया कि एचसीएफ क्या है, तो आप सिंपली बोलना कि भाई ये तो कॉमन है और कुछ खास तो है नहीं। तो अगर एचसीएफ कॉमन है और इन दोनों का एचसीएफ अगर हम x माने हुए हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों संख्या 11x और 17x करके होगा। क्यों? क्योंकि भाई कॉमन है तो कॉमन इससे हम छीन लिए होंगे, इसको हम दे दिए, वापस कर दिए, तो संख्या अपने पुराने स्थिति में लौट के आ गई। अब फॉर्मूला के अनुसार पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम क्या है 4675। अब देखिए ये x से ये x कट जाएगा, ठीक है। अब आप काटने प्रयास कीजिए 11 से। अगर आप 11 से काटते हो तो 11 गुने 4 44, 2 और 7 27, तो 11 गुने 2 22, 5 5 11 5 55। अब आप 17 से काटिए, 17 गुना 2 34, 34 तो 8 और 5 85, तो 17 5 85, यानी हमारा x का मान दोस्तों कितना आ गया 25 आ गया। अगर x का मान 25 आ गया तो हम इन दोनों को x से गुना कर देंगे, हमारे संख्याओं का मान आ जाएगा 11 गुने 25, तो कितना दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा 275, ठीक है। उसके बाद 11 गुने 17 17 गुना 25। देखिए अगर 16 को 25 होगा, ध्यान दीजिएगा 16 को 25 होगा तो 400 होगा। कैसे? तो 4 को 25 में 100, तो 16 को 25 में 400, और एक ठो 25 ज्यादा है तो इसका मान होगा 425। तो ये दो संख्याएं क्या क्या है 275 और 425। देखिए इसका ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको जो सवाल मैं बताऊं दोबारा ये टाइप अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसको चीर फाड़ दें, उसका अच्छा से आप जो है इलाज कर दें। इस ढंग का हम बता रहे हैं, तो हड़बड़ाने काम नहीं है, आप बहुत ही धैर्य से पढ़िए, ठीक है। क्लास करने का मतलब ये होता है कि आप दोबारा अगर ये क्वेश्चन देखें तो आपसे बनना चाहिए, यही मेरा प्रयास है शुरू से, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है नंबर सिस्टम का एक धमाकेदार क्वेश्चन, और आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों ये सवाल 2022-23 जो एग्जाम हुई थी सीटेट का उसमें पूछा गया है, और इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हम कई बार सेशंस में करवाए हैं भाजकता से सवाल और काफी बड़े बड़े क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के देखिए। क्वेश्चन कहता है 10 अंकों की संख्या 774958N1 96N2 8 और 9 से विभाज्य है, तब N1 और N2 के मान क्रमशः क्या हो सकते हैं, ठीक है। आप एक चीज ध्यान देंगे, यहां पर बहुत अच्छा से लिख दिया कि 8 और 9 से विभाज्य है। कहीं कहीं आपको सवाल में डायरेक्ट लिखेगा 72 से विभाज्य है। तो दोस्तों अगर कहीं पर आपको दिया रहे 72 से विभाज्य है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई 72 से कोई कटेगा, इसका मतलब कि 8 और 9 से कटेगा। तो सवाल 72 से दे या 8 और 9 से कटने का दे, दोनों सेम है, घबराइएगा नहीं, सेम क्वेश्चन रहेगा। अब आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। 77495 96N2। अब देखिए आपको जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा और बड़े आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों। जब भी आपको ऐसा कहा जाए कि कोई संख्या है जो 8 और 9 दोनों से कट रही है, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप 8 को चेक करिए, सबसे पहला काम 8 से, ठीक है। अब देखिए 8 से चेक करने के लिए क्या करना है, अंतिम 3 पे केवल कमांड करना है, और वो भी अंतिम 3 पे कमांड कैसे करना है वो ध्यान से देखिए। देखिए दोस्तों अगर यदि हम 960 बना दें इसको, अगर हम 960, दोस्तों 8 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, ठीक है। अगर अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए तो फिलहाल अगर हम अभी N2 नहीं जान रहे हैं तो N2 को हम 0 मान सकते हैं।
अब देखिए अगर 8 से काटेंगे तो 12 8 96 और 0 तो कट ही जाएगा, है ना। 960 को हम बड़े आसानी से 8 से काट सकते हैं, क्योंकि 12 8 96, बाकी बचा 0 तो खैर कट ही गया। यानी कि n2 का मान 0 हो सकता है। अब देखिए n2 कहीं पर 0 ऑप्शन में है, तो दोस्तों n2 का मान 0 कहीं पर ऑप्शन में नहीं रखा गया है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, n1 और n2 क्रमशः क्या क्या है, तो n2 का मान बाद में लिखना है। तो n2 का मान कहीं भी देखिए बाद में 0 है, 7 के बाद 8 है, लास्ट में फिर 8 है, 8 है, 4 है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि हम यहाँ पर 0 के पास या तो 4, वही दिया है जी, 4 या तो 8, 4 या तो 8 ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं ले सकते। अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम ये 4 को रखते हैं तो 964 8 से नहीं कटेगी, क्योंकि 12 8 96, 4 बच जाएगा, नहीं कटेगा। 900 अगर 68 रखते हैं, अगर हम 8 रखते हैं, अगर इसको हम 8 कर देते हैं तो 968 पूरा पूरा कट जाएगा 8 से। कैसे? 12 8 96 8 से कट गया और ये 8 बचा, 8 एकम 8 कट गया, यानी n2 का मान दोस्तों 8 हो गया। अब तो आसान हो गया, क्योंकि 9 से अब चेक करना है दोस्तों। 9 से चेक करने के लिए सभी 9 को पहले आप काट दिया करें, 5 4 9 भी कट जाएगा, है ना। अब देखिए क्या क्या बचा, 7 और 7 14, 14 और 8 बोलिए कितना हुआ, 22, 22 और 6 28, ठीक है, 28 और 8 36, 28 और 8 36, और यहां एक और है n2। तो ये बताओ कि क्या 36 9 से कटता है? तो बिल्कुल 9 से कटता है। अगर 9 से कटता है तो n2 का मान हम 0 भी कर सकते हैं कि भाई ऑलरेडी तो ये पूरा पूरी कट ही रहा है, तो n2 तो नहीं n1, तो n1 का मान हम 0 भी कर सकते हैं। अगर 0 भी कर देंगे तो 36 0 36 आराम से 9 से कट जाएगा। और अब आप चेक कर लीजिए कि क्या n1 का मान रखा है 0, बिल्कुल रखा है। ऑप्शन बी देखिए, n1 का मान रखा है 0 और n2 का मान रखा है 8, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही हम धैर्य से समझा रहे हैं, बहुत ही आसानी से, सरलता पूर्वक, ताकि आप समझें। अगबका करके हम सवाल को बना के आगे नहीं बढ़ेंगे, ताकि आपको सिखाना है, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान दिया है, स्थानीय मान का सवाल है। क्वेश्चन कहता है संख्या 543213 में अंक 4 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा? बड़ा ही आसान है। देखिए 54 32 413, इसमें 4 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले इसको उठाते हैं 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 मार दिए। फिर देखिए यहाँ उठाते हैं 4 1 2 2 0, यानी इसका मान आएगा 4 0 4 0, यही इसका योगफल हो जाएगा जोड़ने के बाद 4 0 4 0। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो कुछ ऐसे भी सामान्य क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि केवल डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा कि मैथ्स में जितना अधिक आप प्रैक्टिस और अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे आपके एग्जाम में उतना ही अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय इसमें कि आपको नंबर उठाने का पूरा पूरा चांस मिलता है। ओके दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, नंबर सिस्टम का छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब ये हुआ कि आप 4 0 और 1 लगा देंगे। देखिए 5 अंक का छोटी संख्या हो गया, अब बड़ी संख्या, 5 अंक की छोटी संख्या और फिर 4 अंक की बड़ी संख्या। अब इसको जोड़ देना है 9 9 9 9 1, ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये आपका आंसर होगा। तो कुछ सवाल दोस्तों बड़े आसान भी पूछे गए हैं और कुछ सवाल कुछ थोड़ा सा टेढ़ा और बड़ा भी क्वेश्चन पूछा गया, तो घबराने काम नहीं है, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं। ये दोस्तों जो सवाल है ये दिशा के चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। दिशा के चैप्टर में इससे अच्छा क्वेश्चन आज तक टेट में नहीं पूछा गया, और आई होप कि आप में से कई लोग इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे इसमें करना क्या है। और जितने भी एग्जाम लोग दिए थे टेट का, उसको भी पता नहीं चला कि इसमें क्या करना है। काफी लोग इसमें गलती करके आए हुए हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए इस प्रकार है, यदि आप पूर्व की ओर देख रहे हैं तथा घड़ी की दिशा में 1.1/2 यानी 1.5 का घूर्णन करते हैं तो आप किस दिशा में देख रहे होंगे। बड़ा ही जानदार क्वेश्चन है, घड़ी के चैप्टर दिशा का चैप्टर में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। घड़ी का नहीं है, दिशा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन टेट में आज तक पहली बार पूछा गया और इस तरह का सवाल में हमको लगता है कि 90% लोग फेल हुए, क्योंकि इस सवाल को समझना सबके बस की बात नहीं था कि भाई इसमें करना क्या है। तो देखिए, जब भी दिशा का सवाल आप बनाएंगे सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब दिशा को आप याद कैसे रखोगे, तो सिंपल, जब आप कॉपी में पढ़ रहे हो या तो बोर्ड पे लिख रहे हो, आप समझना कि आपका जो माथा है, जो ये जो हेड है दोस्तों, ये है नॉर्थ यानी उत्तर। तो उत्तर का उल्टा क्या होगा, पैर दक्षिण, और हमेशा आपका दायां हाथ दोस्तों होगा पूरब, तो बायां हाथ दोस्तों क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो अब देखिए, अगर हमारा माथा ऊपर है तो ये होगा आपका उत्तर, इसको लिखते हैं नॉर्थ से उत्तर। दोस्तों नीचे क्या होगा, साउथ, दायां हाथ पूरब और बायां हाथ पश्चिम। अब कहता है कि आप जो है पूरब की ओर मुंह करके जा रहे हैं, ठीक है, मैंने बोल रहा है कि पूरब की ओर देख रहे हैं, तो भाई पूरब की ओर देख रहे हैं तो हम एरो मार दिए, पूरब की ओर है। अब कहता है कि आप 1.5 घूम जाते हैं, ठीक है, और कैसा घूमते हैं, घड़ी की दिशा में। अब मेरे बात को थोड़ा ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे कांटा है तो घड़ी ऐसे चलता है एन की ओर जाएगा कि एस की ओर जाएगा, आप पहले बताओ। तो भाई एस की ओर जाएगा, घड़ी कांटा ऐसे नीचे से घूमते हुए ऐसे से घूमता है, ठीक है। तो अगर यदि घड़ी की दिशा में हमको 1.5 घूमना है दोस्तों, 1.5 घूमने का मतलब होता है पूरा एक राउंड और फिर आधा, पूरा एक राउंड और फिर आधा, ये होता है 1.5 घूमना, ठीक है। देखिए यहां से हमने शुरू किया और यहां आ गया, फिर से पूरब में आ गए हम लोग दोस्तों, कितना हो गया 1, ठीक है, और फिर यहां से लेके यहां तक दोस्तों कितना हो गया, आधा। तो अब बताओ कि आप जब यहां पे रहोगे तो आपका मुंह किस ओर रहेगा, तो आप कहेंगे सर पश्चिम की ओर रहेगा, तो आपका उत्तर कहां हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। बढ़ते आगे, मजा आया आपको क्वेश्चन में, बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन था और बिल्कुल नया क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, समकोण से संबंधित। समकोण से संबंधित एक सवाल तो आपको 100% रहेगा, ये आप एकदम लिख लीजिए हम अपने सिलेबस में कि एक क्वेश्चन हमको समकोण से मिलेगा और 1 नंबर इसको हम हासिल अनिवार्य रूप से करेंगे। क्वेश्चन कहता है 5.1/3 माइनस 2.2/3 समकोणों का मान क्या होगा। आप सभी को जानते हैं कि समकोण का मान मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां बोला है 5.1/3, तो इसको हम पहले सॉल्व कर देते हैं। तो 5.1/3 देखिए कितना होगा, 3 × 5 = 15 और 1 16, 16/3 माइनस 3 दूनी 6, 6 और ऊपर 2 जोड़ना है 8/3। देखिए हम लोग करते क्या है, जब भी पूर्णांक होता है इन दोनों को गुना करते हैं, इसको जोड़ देते हैं ऊपर वाला को, ठीक है। अब समकोण की बात बोला है तो 16/3 × 90 करना होगा और 8/3 × 90 करना होगा, ठीक है। समकोण मतलब दोनों क्या करना है, 90 से गुना करना है। इसको यहाँ पे काट देंगे, इसको यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना होगा, 16 × 48 480 माइनस 8 × 24 240, ठीक है। तो अब देखिए इसको माइनस करने पे कितना आएगा दोस्तों, माइनस करने पे आएगा 240। देखिए आपका ऑप्शन में दिया गया है 240 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इस सवाल को इससे भी आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, उसको समझिए कैसे दोस्तों। ये तो था कि पूरा भाई हम लोग सोल्यूशन कर लिए, लेकिन अब इसका एकदम आसान तरीका समझिए, वो क्या, जैसे ही आपको भिन्न दिया गया है उसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई किए, ठीक है। अब देखिए इसको इसी में घटाइए, जब नीचे दोनों और 3 है तो टेंशन लेने का काम ही नहीं है, नीचे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 16 में 8 गया, 8, अब हो गया इतना समकोण, इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, 90 से गुना कर देंगे, 8 × 24। 2 स्टेप में आपका आंसर था, ठीक है। तो आपको जो स्टेप अच्छा लगे
आप उस तरह से बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि टीचर एग्जाम में अभी हाल में एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा बर्निंग इशू बना हुआ है, वो है सममिति यानी सिमेट्री लाइंस। दोस्तों सममिति रेखाओं से कई बार क्वेश्चन पूछता है, हर सिटिंग में क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए सिमेट्री लाइन क्या होता है, तो सिमेट्री लाइन होता है कि किसी भी आकृति को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाला ऐसा लाइन जो दोनों हिस्से को एक बार अगर फिर से समेटा जाए तो किसी एक दूसरे पर बराबर रूप से रखा जा सके। जैसे मान लीजिए जिस आप बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, अगर इस बोर्ड को हम लंबाई के अनुरूप अगर इसको काट दें, या इस बुक को देखिए, अगर इस बुक को हम लंबाई अनुरूप अगर काट दें तो दो हिस्सा मिलकर क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा, बिल्कुल इक्वल मिलेगा। अगर इसको हम ऐसे बीचों बीच काट दें तो ये दोनों हिस्सा क्या हो दोस्तों, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो सिमेट्री लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है, और सिमेट्री लाइन में क्वेश्चन केवल आकृति से ही नहीं अक्षरों से भी पूछता है। जैसे आर में कितने सममिति रेखाएं हैं, ओ में कितने हैं, पी में कितने हैं, ए में कितने हैं, बी में कितना है, ठीक है दोस्तों, जेड में कितना है, ये सब आए हुए हैं क्वेश्चन है। तो अभी दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है कि पतंग में सममिति रेखाएं कितनी हैं। तो आप सबों को पहले ये पता होना चाहिए कि पतंग का आकृति बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है, और ऊपर लंबा थोड़ा अधिक होता है और नीचे लंबाई थोड़ा सा कम होता है। अब अगर हम इसमें सिमेट्री लाइन का खींचना चाहें दोस्तों, अगर आप देखिए खुद से, अगर हम इसमें सिमेट्री लाइन खींचना चाहें तो अगर हम ऐसा खींचते हैं तो ये दोनों हिस्सा बिल्कुल बराबर नहीं है। कोई भी बोका आदमी या कोई भी अंधा आदमी भी बोल देगा भाई कि दोनों बराबर नहीं है, तो ये लाइन नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इस तरह से अगर लाइन खींचते हैं तो ये दोनों का दोनों हिस्सा बिल्कुल बराबर दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पतंग में केवल एक सिमेट्री लाइन है, यानी सममिति रेखा केवल एक है। आई बात समझ में, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों देखिए आपके सामने एक सवाल है, कैलकुलेशन का छोटा सा सवाल है। देखिए ऐसा सवाल पूछने का सामान्य सा मतलब ये होता है कि अगर शिक्षक सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ कोई सवाल सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर वो बच्चों को गणित को या गणित के बारे में उसके दैनिक जीवन से जोड़ करके कैसे समझा पाएगा, ठीक है। तो ये सब सवाल कहीं ना कहीं टीचर के एबिलिटी को टेस्ट करना है कि शिक्षक किस प्रकार से गणित को सामान्य जीवन से जोड़ने में सक्षम है कि नहीं। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता प्रिया एक दुकान पर 500 रुपये का नोट लेकर गई। उसने एक साबुन, एक टूथपेस्ट, एक सिर पर लगाने वाला तेल, एक शैम्पू, एक कंघी क्रमशः 36 रुपया, 85, 110, 160 और 13 रुपया का खरीदा। उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया और उसने 95 उसे वापस किए। उसने जांच की और पाया कि अब प्रिया को इसमें क्या पता चला कि भाई दुकानदार ज्यादा दिया कि कम दिया, ये इसको पता लगाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि सभी जो मूल्य हैं सबसे पहले आपको उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 6, 5, 11 और 3 14, हाथ में 1, 8, 3, 11, 1, 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20, हाथ में 2, 2, 2, 4, 404। अब दोस्तों देखो कि अगर आपके पास बिल हो रहा है 404 और अगर आप 500 रुपये अगर आप दिए हैं दुकानदार को तो आपको वापस होने चाहिए थे 96, यानी प्रिया को 1 रुपया कम मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि दुकानदार ने 1 रुपया कम वापस किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब सोच के देखो, ऐसा सवाल, इतना आसान सवाल देने का मतलब क्या है कि अगर शिक्षक ये सब सवाल सॉल्व नहीं कर पाता है तो भाई वो बच्चों को जब मैथ पढ़ाएगा तो वो दैनिक जीवन का जो एग्जाम्पल देगा वो कैसे दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। क्योंकि एनसीएफ खुद कहता है कि बालकों को गणित पढ़ाने का मतलब ये है कि बालकों के अंदर में गणितीकरण का विकास करना है। और दोस्तों विकास कैसे होगा, जब तक वह बच्चा मैथ को दैनिक जीवन से जोड़ेगा नहीं, दैनिक जीवन को जोड़कर समझेगा नहीं, तब तक वो गणितीकरण उसके दिमाग में वो चीजें फिट होगा नहीं, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों हम लोग हमेशा सुनते हैं कि सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में
क्षेत्रमिति के आयतन या क्षेत्रफल चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछता है, खास करके आयत, वर्ग, घन और घनाभ से। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कि किस प्रकार सीटेट अपने पैटर्न में, अपने क्वेश्चंस के लेवल में चेंज कर रहा है, ताकि आप क्वेश्चंस में फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं वो प्रयास करती है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्रीमान हरि ने एक वसीयत की जिसमें उन्होंने अपने 2 बच्चों आर्य और भारती को क्रमशः 20 मीटर गुना 90 मीटर और 30 मीटर गुना 60 मीटर वाले प्लॉट दिए, परंतु बच्चे इस वसीयत से खुश नहीं थे। सही कारण क्या हो सकता है ये बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि दोनों प्लॉट है कितना। एक है 20/90, यानी ये 20/90 है एक, और दोस्तों एक कितना है, एक है आपका 30/60, 30 यानी इधर से 30 इधर से 60। ठीक है, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं तो 60 बुझाएगा भी, और इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं तो 90 लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये है आपका किसका, तो भाई ये है आर्य का और ये है आपका भारती का। ठीक है, अब देखना है कि भाई इसमें कौन खुश नहीं है। तो आप देखिए कि अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, देखिए इसमें कुछ कैलकुलेशन आपको पहले से कर लेना है, ताकि ऑप्शन पढ़ने के बाद आप तुरंत उसका उत्तर कर सकें। देखिए एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो भाई 90 गुने अगर हम 20 करते हैं तो ये अभी आता है 1800, और यहाँ भी आता है 30 गुने 60 यानी 1800। इसका मतलब कि इन दोनों के जो पिताजी हैं, जो श्रीमान हरि हैं, उन्होंने दोनों को क्षेत्रफल के मामले में बिल्कुल सही दिया। भाई क्षेत्रफल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना कि क्या परिमाप में क्या स्थिति है, परिमाप इसका कैसा है। परिमाप देखिए 90 और ये भी हो जाएगा 90 और ये 20 तो ये भी हो जाएगा 20, तो 90 90 180 और 20 200 और 20 220। यहां देखो ये भी 60 और ये भी 60, तो 30 60 60 120। ठीक है, 120 और 30 तो कितना हो गया 150, 150 और 30, तो यानी इसका दोस्तों परिमाप होगा 120 और 60 180। तो हम ये कह सकते हैं कि परिमाप के मामले में, परिमाप के दोस्तों क्या है कि जो आर्य हैं, आर्य का जो प्लॉट है वो ज्यादा है। तो अब बताओ कि भारती खुश नहीं है, भारती खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, क्योंकि इसका जो प्लॉट का जो परिमाप है वो आर्य के प्लॉट के परिमाप से कम है। तो भारती खुश नहीं थी क्योंकि उसे लगा कि आर्य के प्लॉट का परिमाप अधिक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही बोल रहा है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप ऐसे सवालों में पहले जो जो आवश्यक चीजें हैं उसे आप अच्छे से देख लें, उसके बाद ऑप्शन पढ़ें, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद टाइम कम खर्च होगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। कहता किसी स्कूल की एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों के रक्त समूह ब्लड ग्रुप दिए गए हैं, और क्या दिया गया है, ए ओ ए बी ऐसे सब दिया गया है। तो पूरा की रक्त समूह ए और ए बी वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर क्या है। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए वाले जो स्टूडेंट हैं, ए ग्रुप वाले स्टूडेंट 8 हैं। अब देखिए ए बी वाले कितने हैं, 1 2 3 4, ए बी वाले 4 हैं। तो इन दोनों में अंतर दोस्तों कितना होगा, 4। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन को देखिए, हड़बड़ाइए नहीं, घबराइए भी नहीं कि भाई सवाल बहुत टेढ़ा दिख रहा है, ए बी क्या लिखा हुआ, बहुत ही समान सा चीज है। अच्छे से पढ़िए, सिंपल क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, और ये सवाल है आपका रीजनिंग का। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन, पैटर्न वाला क्वेश्चन आजकल हर एक टीचिंग एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। कहता है निम्नलिखित पैटर्न का अवलोकन कीजिए, यानी इसको आप एनालिसिस करिए। 5 का स्क्वायर बराबर 12 जोड़ 13, 7 का स्क्वायर बराबर 24 जोड़ 25, 11 का स्क्वायर बराबर 60 जोड़ 61 इत्यादि कर दिया, एटीसी कर दिया। तो अब समीका 17 का स्क्वायर बराबर डैश जोड़ डैश में लुप्त संख्याएं क्या होनी चाहिए, ये बताना है आपको। दोस्तों एक बार थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, 5 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 25। तो 25 को लिखा गया 12 जोड़ 13,
7 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, तो भाई 49, इसको लिखा गया है 24 जोड़ 25। 11 का स्क्वायर दोस्तों होता है 121, तो 60 और जोड़ 61। 17 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा, 289, है ना भाई, 289 होगा। और जब 289 होगा तो आप देखो इसको कैसे हाफ करोगे। हाफ करने के लिए एक चीज ध्यान रखेंगे, हाफ करने के लिए अंतिम वाला जो अंक है वो सम होना चाहिए। तो अगर हम इसको 288 कर दें तो आधा करेंगे तो 144, इसका मतलब अगला होगा 145। तो इसमें भरना क्या है, 144 और 145, यही इसमें भरना है, यही हमारा आंसर होगा। कितना समान सा क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग पेडागोजी क्वेश्चन। देखिए कहता है कि फैजा कहती है कि 1/8, 1/2 से बड़ा भिन्न है। फैजा द्वारा की गई इस त्रुटि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, यह एक डैश है। अब आप सोच के देखो कि अगर आप वो स्टूडेंट होते और 1/8 और 1/2 में तुलना करने कहता और आप कहते कि भाई 1/8 बड़ा है, तो वो इसलिए आप बड़ा बोल रहे हैं क्योंकि 8 को देख करके आप बोल रहे हैं, ठीक है। ना ही इसमें आपने कोई अवधारणा को लगाया और ना ही किसी कॉन्सेप्ट को इसमें आपने प्रयोग किया और बिना कुछ देखे 8 को देख के आपने कह दिया कि 1/8 क्या है, बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि फैजा जो स्टूडेंट है उसके अंदर अवधारणाओं को लेकर के त्रुटि है, अवधारणाओं की अच्छी समझ नहीं है, कॉन्सेप्ट का अच्छा समझ नहीं है। इसका मतलब इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। देखिए ना ही यहाँ पे कोई लापरवाही है और ना ही यहाँ पे कोई भाषा में त्रुटि है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कार्यविधिक त्रुटि। देखिए कार्यविधिक त्रुटि दोस्तों तब होता जब वो 1/8 और 1/2 इन दोनों में तुलना करने के लिए कुछ स्टेप वो कैलकुलेशन की होती। कुछ स्टेप कैलकुलेशन करने के बाद अगर वो कहती कि 1/8 बड़ा है, तो हम लोग बोलते हैं कि कार्य प्रणाली में या कार्य विधि में त्रुटि है। लेकिन वो सीधे बोल दे रही है कि 1/8 बड़ा है, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि उसके अंदर अवधारणाओं को लेकर के त्रुटि है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से वो नहीं समझी है। आई बात समझ में, अच्छा लगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं एनसीएफ से हर सिटिंग में क्वेश्चन आता है, हम शुरू से कहते आ रहे हैं, हर एक सेशन में कहते आ रहे हैं। देखिए एनसीएफ से क्वेश्चन है कि एनसीएफ 5 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम डैश होना चाहिए। गणित दोस्तों जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस है वो कैसा होना चाहिए वो पूछ रहा है। तो मैंने एनसीएफ जब पढ़ाया है यूट्यूब पे, तो एनसीएफ में मैंने बताया है कि एनसीएफ का दोस्तों कैसा होना चाहिए, सुसंगत और तार्किक होना चाहिए। देखिए आपका ऑप्शन देखिए कैसा है। ऑप्शन का अगर आप डी नंबर में आते हैं तो महत्वाकांक्षी और सुसंगत। महत्वाकांक्षी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीएफ के अंदर में, कि बच्चों में महत्वाकांक्षा का विकास हो, यानी जब मैथ्स आप पढ़ाएं एज ए शिक्षक तो उसके अंदर में ये महत्वाकांक्षा जागे कि हम अभी जिस प्रकार से सीख रहे हैं, जिस स्तर पे अभी हैं, हम और भी आगे बढ़ने का प्रयास करें। इससे दोस्तों क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षा। और ये महत्वाकांक्षा तभी होगा जब बच्चों को आप अच्छे से गणित सिखा पाएंगे और वो अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके उस चीजों को देख पाएगा, तो उसको और भी चीजों को सीखने का क्या होगा, लालसा होगा, तो वही उसके अंदर महत्वाकांक्षा का विकास करेगा। और सुसंगत होना चाहिए, इसका मतलब कि बालक के उम्र और उसके क्या कहते हैं वर्ग, यानी उसका जो क्लास है, उसकी जो कक्षा है, उसके अनुरूप गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसी को बोलते हैं सुसंगत। ऐसा नहीं कि क्लास 2 का बच्चा है उसको आप क्लास 10th का सिलेबस देके बैठा दिए हैं, तो उसके लिए सुसंगत कभी नहीं हो सकता। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है जब 25 को 7 से गुना करने के लिए कहा गया तब एक विद्यार्थी 7 बार 25 को जोड़ता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा दिए गए संदर्भ में सही है। दोस्तों यहाँ संदर्भ मतलब हुआ कि जो क्रिया किया गया है कि 25 को 7 बार जोड़ दिया गया, उसी के संदर्भ में बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। पहला कहता है कि अनौपचारिक युक्तियों के बजाय औपचारिक कलन विधि के उपयोग पर बल देने की आवश्यकता है। देखिए जरूरी नहीं है कि एक शिक्षक जिस प्रकार से किसी सवाल को सॉल्व कर रहा है तो बच्चा कुछ अलग ढंग से सॉल्व नहीं कर सके। अगर कुछ अलग तरीका से भी बच्चा कोई सॉल्व कर रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर में क्रिएटिविटी है
और उसको बढ़ावा और मिलना चाहिए, उसको दबाव नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन नेगेटिव है, उसको काट देना है। अगला कहता है कि विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई युक्ति का शिक्षक द्वारा आकलन नहीं किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है। कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऐसी विधियों का इजाद कर देते हैं जो शिक्षक के पास भी नहीं होता है, और उस विधि को सही तरह से आकलन करना एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। तो ऑप्शन बी भी क्या दोस्तों, वो भी गलत है। ऑप्शन सी क्या क्या देखिए, वो देखिए विद्यार्थी ने कहता है सृजनात्मक रूप से यानी कि क्रिएटिविटी रूप से योग की समझ को गुणन तक विस्तृत किया है। यानी कि बच्चे के अंदर में इतना अच्छा क्रिएटिविटी का विकास हुआ है कि वो क्या किया है कि जोड़ को गुना तक विस्तार करके समझा है। इसका मतलब कि सही उत्तर हमको मिल चुका है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा सही। आप इसको सी को सही उत्तर लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से गणित में भय और असफलता के लिए उत्तरदायी है या है। पहला है प्रतीकात्मक भाषा का अनुभव, प्रभुत्व यानी कि दबदबा। बी कहता है गणित की संचयी प्रकृति। सी कहता है जेंडर विशिष्ट योग्यताएं। और डी कहता है रचनात्मक आकलन तरीके। देखिए दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, रचनात्मक जो दिया गया है, ये तो अच्छा चीज है। अगर आप बच्चों को क्रिएटिविटी कराते हैं और अगर वो बच्चा उससे कुछ मैथ को सीखता है, जैसे गार्डनिंग करा रहे हैं, कुछ खेल करा रहे हैं, कुछ भी मैथ्स का कोई गेम करा रहे हैं, उससे वो मैथ्स को सीखता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा चीज है। उससे वो डरेगा नहीं, भयभीत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी पहले काट दो, ठीक है। अब आप देखिए कि जेंडर विशिष्ट योग्यताएं, इस पर काफी बल देने की आवश्यकता है इस ऑप्शन पे। देखिए शुरू से हम लोग सुनते आए हैं कि गणित जो है दोस्तों लड़कों के लिए विषय है, लड़कियों के लिए नहीं है। इसका शिकार आप में से भी कई महिलाएं, लड़कियां जो हैं आप लोग हुए होंगे कि आपके स्कूल में शिक्षक लोग बोलते हैं कि अरे आप लोग का काम क्या है, आप लोग जो है झाड़ू पोछा मारो, आप लोग बायोलॉजी पढ़ो, आप लोग के लिए जो है मैथ का पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मैथ्स पढ़ने के लिए स्पेशल कोई ब्रेन चाहिए, कोई दिमाग लेके पैदा होगा, या फिर कोई जो है चांद से कोई उतरेगा तब आके मैथ पढ़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। गणित पढ़ने की क्षमता सभी के अंदर में है और सभी के पास समान अनुभव है पढ़ने के लिए मैथ्स। बस ये इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक उसके सामने मैथ को कैसे पेश करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दोस्तों ये बिल्कुल सही है, सी होना चाहिए। और फिर दोस्तों क्या कहता है इसमें कि प्रतीकात्मक भाषा का अनुभव। देखिए हम लोग मैथ में इसलिए डरते हैं या मैथ को इसलिए डिफिकल्ट समझते हैं क्योंकि मैथ में बहुत सारे सिंबल का प्रयोग किया गया है। यानी मैथ की भाषा में सिंबल का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और उस सिंबल को देख करके हम लोग डरते भी हैं, भयभीत भी होते हैं। एक्स वाई तो लेमडा है ना, गामा बीटा क्या क्या पढ़ना पड़ता है, भाग रूट करनी सब पढ़ना पड़ता है। तो इन सब को देख भी बच्चे के अंदर में डर पैदा होता है। तो इसका दोस्तों सही होना चाहिए ए और सी। देखिए ए और सी का ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है ए और सी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पढ़ते रहिए। जय हिंद।